आज हम द वॉन्डरिंग अर्थ 2 का हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा यह शॉर्ट स्टोरी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी गप फैमिली से जुड़े अब स्टोरी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समा के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौरमंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेस भी प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है उसके लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वही दूसरी और यूईजी जो डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि डीएलपी एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्स की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके यूईजी पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच यूईजी नोटिस करती है क्योंकि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जो इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, वो दोबारा उनकी मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। जाओ कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन्स की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं यूईजी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाले थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को उस बेस पर इकट्ठा करती है जहाँ हम लुई नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लुई देखता है कि बेस प्रोटेस्टर से घिरा हुआ है और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हेन नाम की लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लुई हेन से काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनी वो एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो स्टेशन को भी नहीं देख पाते जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनीज को फाइटिंग स्किल्स सिखाते हुए फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रैवल करवाया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रैवल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लुई और हेन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन गार्ड को सिगरेट की घूस देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हेन को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से बेस में मौजूद ड्रोन्स बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपने स्केड्यूल से पहले ऊपर जाने लगते हैं। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। लुई और हेन नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनीज के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई नहीं है बल्कि आतंकवादी है। यहाँ बेस में सभी ड्रोन अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन्स पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया था कि वो अपने ड्रोन्स पर अटैक ना कर सके। वहीं ड्रोन्स हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन्स एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनी से उनकी आईडी चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनीज की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उन्हें पूरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लुई होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का यूज करके लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर लेता है।
इस गेट की दूसरी साइड जाकर लुई देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। इसलिए लुई आतंकवादी के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फ्लाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद लुई एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो आतंकवादी चोरी की गई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ठीक उसी समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान फेस में साइंटिस्ट 550C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर्स से सेव कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन्स जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लुई अभी भी उस आतंकवादी से लड़ रहा था, तभी हेन एक मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लुई के पास आकर उस आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हेन गुस्से में उसे दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उस आतंकवादी ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। स्टेशन पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो जाती है और एलिवेटर भी अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेनीज भी इस एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। हालांकि लुई और हेन सही सलामत होते हैं। इसी दिन न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूईजी के बनाए स्टेशन के क्रैश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थीं, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी हमले और दंगे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे कि यहाँ जाओ अपनी असिस्टेंट से उस स्पीच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने यूईजी के प्रोजेक्ट में विश्वास रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान जाओ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्ते बाद ड्राइव स्लीपिंग पॉड्स में लोगों सुला के चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजीन्स पर काम जारी रख सकें। इस बीच हेंगयू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर प्रियो स्लिप से उठता है, जो कि 550A नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550A की मदद से ही याया हेंगयू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि पहले डीएलपी के लिए काम करता था, लेकिन 553C तक पहुँचने के लिए चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 500C पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए उनको लगता है ये वो 500C का यूज या की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स के साथ काम करते हुए हेंगयू को पता चलता है कि जाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हेंगू सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करें। इसके बाद हेंगू और जाओ 550C का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा वर्क के पूरा होने का वेट करते हैं, तब जाओ हेंगू को अपने दिमाग की कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जाओ हेंगू को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ समय बाद हेंगू याया की क्लिप को दिखाता है। इस बीच हेंगू उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी। उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, पर याया कुछ समय तक जिंदा थी। इसलिए हेंगू याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हेंगू की मुलाकात जाओ से हुई, जो कि पहले भी डीएलपी में काम कर रहा था। यहाँ जाओ ने उस पर हेल्प करते हुए याया के दिमाग को 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हेंगू जाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का यूज करे, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके, जिस पर जाओ हेंगू से कहता है कि याया के लिए 550A ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वह Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म्स आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियां थीं, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं और किसी तरह सभी इंजीन्स को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म्स से बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेस में 550C एआई पूरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हेंगू जाओ को अपना 550 एआई को देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है, जिस पर जाओ मान जाता है और हेंगू याया के दिमाग के डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन्स का टेस्ट करती है, तब चंद्रमा कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इससे साबित हो जाएगा कि ये 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर लेंगे।
इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वही दूसरी ओर बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसमान में एक लाइट को जाते हुए देखते हैं। इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूफ करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ही शक्तिशाली इंजन बनाने लगता, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर सौरमंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब अर्थ रखा जाता है और 550 द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई है, उसके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं आने लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर लो और हैन शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी बॉय होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैन को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हेंगू नए 550 डेवलपमेंट की हेल्प से याया के लिए एआई बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब लो मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लो को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लो की स्किल्स इम्प्रेसिव है। इसके अलावा 550 लोगों की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि लोगों को पृथ्वी पर रहकर फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। इस पर लो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुहक है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हेंगू लो की बातें सुनकर अपनी बेटी को याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है हैन की जल्दी ही डेथ होने वाली है, इस कारण लो पूरी तरह से टूट जाएगा और टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लो हैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां हैन कहती है मैं आखिरी बार अपनी होम टाउन को देखना चाहती हूं, पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैन लो की बातों से इतना इमोशन हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो सोचकर रोने लगता है। जाओ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और हेंगू को समझाने लगता है कि उसे याया की डेथ को एक्सेप्ट करना होगा, जिस पर हेंगू मना कर देता है और याया को पूरी तरह से 550W से कनेक्ट कर देता है, जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजिन्स फेल होने लगते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड हेंगू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जाओ याया के डिस्क को निकालकर 550WI को बंद कर देता है। इस बीच लो अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैन को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से बानी बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहां हैन लो से कहती हैं कि मैं समय आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हेंगू द्वारा बनाई गई सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये उस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी। इसलिए सभी 550 के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देशों के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो जल्द ही जमीन से टकरा जाती है। इस इमरजेंसी के कारण लो को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। यह लो के मिशन पर जाने से पहले ही हैन की डेथ हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हैन के पिता अंडरग्राउंड सिटी में ले जाते हैं। इस बीच जाओ यूईजी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का यूज करके चंद्रमा पर अटैक करना होगा, ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने से रोक सके, जिस पर सभी देश अपने अपने हथियार को सौंपने के लिए मान जाते हैं। इस बीच जाओ हेंगू से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे बताता है कि वो पृथ्वी के इंजन्स को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते
इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हैन की जरूरत है, लेकिन हैन बात नहीं मानता है। तब उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हेंगू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लुओ के साथ साथ कई पायलट को चुना जाता है, जिसके बाद चुने हुए पायलट शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड तेजी से शटल से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का लॉस हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचे होते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक एस्ट्रॉइड शटल को हिट कर देता है, जिससे लुओ का शटल भी क्रैश हो जाता है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से लॉस हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर पट्टी कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे। इस पर लुओ नहीं चाहता था कि इस काम को करके युवा लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीम सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती है, जहाँ ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से हेंगू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं तो उनका एक आदमी पूरी तरह घायल हो जाता है। तब जाओ उसके घावों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास गाँव को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिस कारण उस आदमी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हेंगू और जाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ लुओ हजारों हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग हिलने लगती है और कुछ हार्डवेयर जाओ के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह फंस जाता है। तभी उस रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हेंगू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए जाओ उसे जल्दी से पासवर्ड की दे देता है। पर इस दौरान जाओ की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है, जिसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की मेजर्स लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक होने लगते हैं। वहीं यूईजी में जाओ को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों का एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे जाओ उम्मीद खो देता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सोल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो मैनुअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी को अपना सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना पड़ेगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है और यंग लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए हैं, इसलिए उनका सैक्रिफाइस न किया जाए। उस पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाता है, जहाँ ल्यू उन्हें आते हुए देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट गया था, इसलिए वो पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर हैं और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी ओर यूईजी बताती हैं कि टोक्यो और टेलिस के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। यहाँ बीजिंग हम देखते हैं हेंगू को देखते हैं, जिसकी रूम में पानी भरने लगता है और ओह की को सही से जोड़ नहीं पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। उसी समय हेंगू भी एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था। यहाँ हेंगू याया की क्लिप को एक्टिव करता है और उसी की को दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिव करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हेंगू की भी डेथ हो जाती है। वहीं चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता, जाओ अपनी टीम को इंजन्स में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हेंगू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हेंगू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजन को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ लुओ सेटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हेंगू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है।
इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पृथ्वी वापस से 24 घंटे के सिस्टम में आ चुकी है और जाओ रिटायर हो चुका है, लेकिन अब उनकी असिस्ट यूएजी में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौरमंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजन पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है जिसका इंचार्ज लुओ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया। आपके अपने मूवी गप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।